नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का सेमेस्टर वाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं आप लोगों के साथ मशीन डिजाइन सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम को ध्यान पे रखते हुए। अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड वाला चैप्टर। और उस पर्टिकुलर चैप्टर में आज के लेक्चर में हम लोग कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन का केस देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे डिजाइन अंडर स्टैटिक लोड कैटेगरी में। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लोग कोई भी एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। कि कोई भी एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, सपोज इस शाफ्ट का जो डायमीटर है दैट इज डी। अभी सॉलिड सर्कुलर है, ठीक है। इस पर्टिकुलर शाफ्ट में अभी इसमें बेंडिंग मोमेंट आ रहा है एम एंड टॉर्सन मोमेंट इज टी। सपोज बेंडिंग मोमेंट इज एम, बेंडिंग मोमेंट इज एम, ओके, एंड टॉर्सनल मोमेंट इज टी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये टी टॉर्सन मोमेंट और एम बेंडिंग मोमेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये टॉर्सन मोमेंट को देखोगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है और ये जो एक्सिस है वो शाफ्ट के क्रॉस सेक्शन का, अगर क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस है। और जब भी परपेंडिकुलर एक्सिस का मूवमेंट आए तो टॉर्सन मूवमेंट का काम करेगा। अच्छा, ये जो मूवमेंट एम है वो इस एक्सिस का डर है, इमेजिन करना। तो जो ये क्रॉस सेक्शन का एलोंग एक्सिस, अगर मैं यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बनेगा ना। सपोज इसके एलोंग में इस एक्सिस को मैं अगर एक्स बोलूँ, इस एक्सिस को वाई बोलूँ और इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस उसको जेड बोलूँ, तो जब इसको यहाँ रोटेट करके देखोगे तो जेड ऐसा है। तो जेड क्रॉस सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया जिसका मूवमेंट टी है, तो टॉर्सन। और ये जो मूवमेंट एम है वो इस एक्सिस का है, उसको साइड व्यू में देखोगे तो एक्सिस ये, इसको ऐसे रोटेट करोगे तो एक्स एक्सिस ऐसा दिखेगा, इसलिए ये बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो एम इज बेंडिंग मोमेंट एंड टी इज टॉर्सन मोमेंट। अब इसके कारण ना अगर मेरे को डिजाइन करना है तो पहले बस मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकालो। और जैसे क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकल गया फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना, फिर जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उसका यूज करके डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेरे को सबसे मेन वही सिखाना है, क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कैसे निकालोगे। तो अगर मेरे को यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो लोड आ रहे हैं ना, बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन मोमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करेंगे कि कौन सा क्रॉस सेक्शन क्रिटिकल है, पहले बेंडिंग के हिसाब से फिर टॉर्सन के हिसाब से, और जो दोनों में कॉमन है वो ओवरऑल क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। फिर उस ओवरऑल क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन में क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट का मेन स्ट्रेस कंडीशन पता करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन पता करूं कि कौन सा सेक्शन क्रिटिकल है, तो ध्यान देना बेंडिंग के हिसाब से वो सेक्शन क्रिटिकल होगा अगर पूरे का डायमीटर डी है, तो वो सेक्शन क्रिटिकल होगा जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर पूरे का क्रॉस सेक्शन सेम है तो जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है वहां पर बेंडिंग मोमेंट के आने के कारण आने वाला बेंडिंग स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यस, तो वो क्रॉस सेक्शन क्रिटिकल होगा जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर केस में बेंडिंग मोमेंट हर एक सेक्शन का सेम है, तो कोई भी सेक्शन ले सकते हो क्रिटिकल एज पर बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, टॉर्सन के हिसाब से देखोगे तो वो सेक्शन क्रिटिकल होगा जहां का टॉर्सन मूवमेंट सबसे ज्यादा है। बट अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टॉर्सन भी हर एक सेक्शन का सेम है। यस, तो टॉर्सन के हिसाब से भी किसी को भी ले सकते हो। अच्छा, अभी दोनों के हिसाब से किसी को भी ले सकते हैं। तो मान लो मैं इस क्रॉस सेक्शन को ले लिया, तो ये मेरा क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसमें ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट पता करना है और मेनली उसका स्ट्रेस कंडीशन। बट ये क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, और इस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन का जो बेंडिंग मूवमेंट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बी डॉट एम डॉट, वो कितना होगा, एम के ही बराबर होगा। और टॉर्सन मूवमेंट है वो टी के बराबर। तो इंपॉर्टेंट है, आगे ना मैं इसमें प्रिंसिपल क्रिटिकल पॉइंट के स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा, चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो अगर उसको डायरेक्ट याद रख रहे हो ना तो बस उस फॉर्मूला में एम और टी के टर्म में लिखूंगा। तो ध्यान रखना एम कहीं का भी बेंडिंग मोमेंट है, जो भी क्रिटिकल सेक्शन है उसका बेंडिंग मोमेंट है, एंड टी इज द क्रिटिकल सेक्शन का टॉर्सन, और उनका मैग्नीट्यूड देखना है, ठीक है। अब इस क्रिटिकल सेक्शन में ओवरऑल जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कौन सा है और कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उस ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन कितना होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना, एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बेंडिंग के हिसाब से बात करूंगा तो बेंडिंग के कारण बेंडिंग स्ट्रेस आता है, और इस सेक्शन में ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट बेंडिंग के हिसाब से होगा जहां का बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो अब इस क्रिटिकल सेक्शन में जब मैं क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकालूंगा तो बेंडिंग के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां का बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, और उस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा बीएम बोल देता हूं। तो निकाल भी दे रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एम, क्लियर। और सपोज जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को मैं सिग्मा बीएम, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर नॉर्मल होता है, बट ये ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मत समझ लेना, ये बेंडिंग के कारण मैक्सिमम नॉर्मल है। बट जिस प्लेन में बेंडिंग एंड मैक्सिमम नॉर्मल आएगा वहां टॉर्सन के एंड शियर भी आएगा। तो मेरे को ओवरऑल मैक्सिमम के लिए क्रिटिकल प्रिंसिपल स्ट्रेस से सब निकालना पड़ेगा, हालांकि बेंडिंग एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, वो कितना होगा, सिग्मा बीएम।
तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम बाई जेड, जहां एम बेंडिंग मोमेंट है, जेड सेक्शन मॉडुलस, या उसी को लिख सकते हो एम अपॉन आई इंटू वाई मैक्स। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए उसका सिंप्लीफाई होकर एक फॉर्मूला आएगा, चाहो तो वो भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, एम अपॉन जेड, जेड क्या होता है आई बाई वाई मैक्स, ये लिख लेता हूँ, ठीक है। एम इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट है, आई पूरे क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, बेंडिंग के हिसाब से न्यूट्रल एक्सिस, ये बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्सिस कर रहे हैं ना, मैं क्या किया हूँ नेमिंग ध्यान देना, मैं इस एक्सिस को एक्स, इसको वाई, इसको जेड बोला हूँ। इसी को यहाँ पर देखोगे तो ये एक एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स एक्सिस एज ए पॉइंट दिखेगा, ये वाई और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट इस एक्स एक्सिस के अबाउट है, यहाँ देखोगे तो इसके अबाउट है। और अगर बेंडिंग मोमेंट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस का है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस होगा वो न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा बेंडिंग के हिसाब से। तो मैं बोलूँ क्या, ये पूरे क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और आई क्या होगा, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और सर्कुलर के लिए उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। सो व्हाट इज आई, आई इज पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 इंटू वाई मैक्स। वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वाई बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस हॉरिजॉन्टल तो पर वर्टिकल। और इस वाई की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू एक तो टॉप फाइबर में आएगा विच इज विल बी डी बाई टू, एक बॉटम फाइबर में आएगा विच इज डी बाई टू। क्लियर पॉइंट। तो वाई मैक्स कितना आ गया, डी बाई टू। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 32 एम अपॉन पाई डी क्यू। तो ये तो हम लोग सॉम में पढ़ते हैं स्ट्रेंथ बटे में, डायरेक्ट पता भी होता है। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, 32 एम अपॉन पाई डी क्यूब। तो इसको डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और ये कहां पर आएगा, एक तो टॉप पे और एक बॉटम में। मान लो टॉप पॉइंट को पी बोला और बॉटम को क्यू बोला, तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पर आएगा, एक पी पे और क्यू पे। नेचर अगर देखोगे ना, एक जगह इसका नेचर टेंसाइल होगा, एक जगह कंप्रेसिव होगा, ठीक है। हो गया। जैसे अभी बेंडिंग मोमेंट ऐसा है तो ये इसको ऐसा बेंड करेगा, और ऐसा बेंड करेगा तो न्यूट्रल सरफेस के ऊपर का लेयर कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे का लेयर इलोंगेट होगा। तो ऊपर में इसका नेचर कंप्रेसिव होगा और नीचे में इसका क्यू पे इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल। और ये पी और क्यू दोनों पे मैक्सिमम है, एक जगह इसका नेचर टेंसाइल, एक जगह कंप्रेसिव। खैर उल्टा भी ले लोगे तो वैल्यूज पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डिजाइन में, बट सही लो। यस। तो बेंडिंग के कारण क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, उसका एक्सप्रेशन भी निकालिए, और कहाँ वो मैक्सिमम होगा, पी और क्यू पे, एक जगह टेंसाइल, एक जगह कंप्रेसिव। वैसे टॉर्सन के हिसाब से इस सेक्शन में जो क्रिटिकल है, तो टॉर्सन के कारण क्रिटिकल पॉइंट का अगर स्ट्रेस निकाल रहे तो वहां पर मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा क्या, अगेन वो मैक्सिमम टॉर्सन शियर, उसको ओवरऑल मैक्सिमम शियर मत समझ लेना, बट वो कितना आएगा। तो अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, टॉर्सन के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकाल रहा हूं, तो मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालेंगे, जो क्रिटिकल स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सनल मोमेंट टी डॉट एम डॉट टी, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसके कारण जो मैक्सिमम टॉर्सन शियर आ रहा है, क्योंकि क्रिटिकल क्रैक सेक्शन का टॉर्सन मोमेंट टी है ना, उसको मैं टाउ टी एम बोल दे रहा हूँ। ये टॉर्सन के कारण मैक्सिमम, ओवरऑल मैक्सिमम शियर मत कर देना, क्योंकि साथ में नॉर्मल भी आ रहा है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के ओवरऑल टॉर्क मैक्स पता चलेगा। बट कितना आएगा ये, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टी अपॉन जे इंटू आर मैक्स। सर्कुलर के लिए तो इसका खैर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लोगों को पता होता है, टी टॉर्सन मोमेंट, जे पूरे क्रॉस सेक्शन का पोलर इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 इंटू आर मैक्स, सेंट्रॉइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस। और क्या ये सेंट्रॉइड से मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस इस आउटर लेयर पे होगा क्या, और उसकी वैल्यू डी बाई 2 के बराबर होगा। तो ये पूरे आउटर लेयर पे टॉर्सन एंड मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा, और वहां पर स्मॉल आर की वैल्यू मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज डी बाई 2, तो डी बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16 टी अपॉन पाई। ये तो फॉर्मूला हम लोग याद रखते भी है कि टॉर्सन एंड मैक्सिमम शियर निकाल रहे हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट दिखाओ ना दिखाओ, बट ये पक्का है, यस। अब ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस सबसे ज्यादा है पी और क्यू, तो इसके हिसाब से क्रिटिकल पी क्यू, और टॉर्सन के कारण पूरा आउटर लेयर का पॉइंट, ठीक है, हो गया। तो जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन पी और क्यू हो गया क्या, क्योंकि पी और क्यू में बेंडिंग स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा है और टॉर्सन शियर स्ट्रेस भी सबसे ज्यादा है। तो मैं बोलूँ क्या, यहाँ ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट, ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या हो गया, या तो पी या क्यू, दोनों में कोई भी ले सकते हो। अच्छा, अगर ये ऑप्शन आ गया ना, दोनों में कोई भी ले सकते हो, तो मैं जनरली उसको ले लेता हूं जो मेरे को टेंशन में दिख रहा है। तो अभी मेरे को पी और क्यू में टेंशन में कौन सा दिख रहा है, क्यू, तो मैं क्यू को ले लेता हूं। तो अब मैं ड्रॉ कर लेता हूं, स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। और अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा, यस, ये मान लो मेरा पॉइंट क्यू, उसको तोड़ के जूम कर दिया, राइट साइड का क्रॉस सेक्शन, लेफ्ट साइड का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले बेंडिंग एंड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, उसको एज ए टेंसाइल नेचर का ड्रॉ कर दो।
ठीक है, ये हो गया। अब सीधा न्यूमेरिकल आ रहा है तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लो, क्रिटिकल सेक्शन का बेंडिंग एंड टॉर्सन में पता करके, इसके कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लो, इसके कारण मैक्सिमम टॉर्सन स्ट्रेस निकालो और सीधा ये ड्रॉ कर दो और बेंडिंग स्ट्रेस को एज ए टेंसाइल ड्रॉ कर देना। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये हो गया सिग्मा बीएम। इसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है सर्कुलर के लिए 32m/πd³ या गया। टॉर्सन से स्ट्रेस ड्रॉ करना है ना, तो टॉर्सन एलोंग होगा तो बस एलोंग कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो। एलोंग में क्या एरो ले, तो अपने मन से जो एरो ले लो उससे वो ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू में। तो मान लो मैं एलोंग में यहाँ ऊपर ले लिया, यहाँ ऊपर तो यहाँ नीचे आएगा। अच्छा, ये लेमिना को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो परपेंडिकुलर प्लेन में कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा जो क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर टाउ टीएम, इसकी वैल्यू कितनी है 16t/πd³। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो अगर मान लो मेरा डिजाइन का क्वेश्चन है, मान लो डायमीटर पूछा तो ये सब अपने आप डायमीटर के टर्म में आते जाएगा, फिर जो भी पूछा है निकल जाएगा। क्लियर ही हो गया। और कुछ आ रहा है क्या? नहीं। और जैसे ही ये पता चल गया तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लो, फिर जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उससे डिजाइन कर सकते हो। अब वो तो मेरे को आता है, ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, यहां तक की चीजें सीखनी थी। अच्छा, इससे ना मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल भी रहा हूँ, उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर रहा हूँ। कई लोग ना सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन का क्वेश्चन आता है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद भी रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट का, तुम लोग भी याद रख सकते हो। बट यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से बात करूँ तो अगर वो कम मार्क में क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का, 4 मार्क का या कम मार्क के क्वेश्चन से अगर, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। बट अगर ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो प्रॉपर ये डेरिवेशन बताओगे, मतलब न्यूमेरिकल में तो वैल्यूज के साथ आएगा तो और आसान होते जाएगा, तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा लोगों को कि कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहा है। ठीक है, ये हो गया फिर पॉइंट। फिर भी वो फॉर्मूला तो हम लोग को निकलवाना है, क्या होगा? अच्छा, फॉर्मूला निकलवाने के लिए ना ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, तो प्लेन स्ट्रेस में प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, बट उस फॉर्मूला को यूज करते समय मान लो मैं इसको एज ए सिग्मा XX ट्रीट कर लेता हूँ, इसको मैं टाउ XY, हो सकता है मेरे एक्सिस के नेमिंग के अनुसार ये और कुछ नोटेशन हो, बट अभी फॉर्मूले के लिए इसको एज ए सिग्मा एक्सेस, इसको टाउ XY, वाई डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है तो सिग्मा Y/0। अच्छा, अगर यहाँ मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकालू ना, यहाँ एक और टर्म निकाल रहा हूँ रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, क्यों समझ जाओगे। ठीक है, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला पढ़े ना सॉम में, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा XX इज सिग्मा BM माइनस सिग्मा YY विच इज 0 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY इज टाउ TM इसका होल स्क्वायर, ये आएगा। ये क्यों निकला समझेगा। अच्छा, अब मैं इसको पुट करूं तो सिग्मा BM कितना है 32m/πd³। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है, बाकी अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो बस इसके बाद का काम आसानी से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ 32m/πd³ डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ TM क्या है 16t/πd³ का होल स्क्वायर। अच्छा, ये 32 डिवाइड बाई 2 भी 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16/πd³ का स्क्वायर, 16/πd³ का स्क्वायर बाहर ले लो, रूट के बाहर आ जाएगा तो 16/πd³ आएगा क्या, यस। और अंदर क्या बचेगा √m² प्लस t²। अब मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना आसान हो जाएगा, क्या होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1,2 प्लेन स्ट्रेस के लिए क्या होता है फॉर्मूला सिग्मा XX विच इज सिग्मा BM प्लस सिग्मा Y/0 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस R, जो फॉर्मूला था ना इधर क्या आता था स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा XX माइनस सिग्मा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ XY होल स्क्वायर, और कुछ नहीं है, और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल R ही होता है। ठीक है, और प्लेन स्ट्रेस है तो थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 होगा, ये सबको पता है। प्लस लोगे तो सिग्मा 1, माइनस लोगे तो सिग्मा 2, क्या आएगा सिग्मा BM कितना है 32m/πd³ डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस R का फॉर्मूला क्या है 16/πd³ √m² प्लस t²। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, 32 डिवाइड बाई 2 16, तो ये 16/πd³ 16/πd³ बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 16/πd³ इन ब्रैकेट m प्लस माइनस √m² प्लस t²। प्लस लोगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 कितना होगा वो 16/πd³ m प्लस √m² प्लस t²। माइनस लोगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 क्या आएगा 16/πd³ m माइनस √m² प्लस t²। और थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 कितना होगा प्लेन स्ट्रेस है तो 0। ठीक है, ये हो गया। अब ये चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं याद रखना है तो ये ड्रॉ करके इसके आगे जैसे प्लेन स्ट्रेस में सॉल्व करते थे वैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, फॉर्मूला ही तो यूज किया। बट कई लोग है ना क्रिटिकल सेक्शन का अगर बेंडिंग एंड टॉर्सन पढ़ होता है तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन में प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, तो कम नंबर में आएगा तो ये यूज कर लेना। ठीक है, अब सिग्मा 1 हो गया। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में इसको अगर याद रखे और क्वेश्चन रैंकाइंस थ्योरी ऑफ फेलियर से सॉल्व करने बोला है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा है वो देखना है मैग्नीट्यूड वाइज, और सबसे ज्यादा ये तो 0 है, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो यही ज्यादा होगा क्या,
यही ज्यादा होगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो ऐड जहां हो रहा है वो ज्यादा होगा, तो ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हम लोग का सिग्मा 1 होगा। ठीक है। वैसे अगर मान लो ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेलियर से बोला है तो टाउमेक्स निकालना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो वो भी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, उसका भी एक्सप्रेशन डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो, और यहाँ एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा। बाकी यहाँ टाउमेक्स अगर तुम लोग निकालोगे तो टाउमेक्स का तरीका क्या था, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, प्रॉपर तरीका यही है, अगर कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आउट ऑफ मॉड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, कॉमा मॉड सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2, और कॉमा माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइड बाई 2। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी टाउमेक्स। अब प्रॉपर करके कैलकुलेट कर लो। बट इन तीनों में सबसे ज्यादा देखने का एक और ट्रिक था, क्या करो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 में मैथमेटिकली मैक्सिमम देखो, ये लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, माइनस मैथमेटिकल मिनिमम। मैथमेटिकल मतलब साइन को इंक्लूड करते हुए, साइन को इंक्लूड मतलब कोई वैल्यू प्लस में जितना बड़ा हो मैक्सिमम उतना ज्यादा होगा, और माइनस में अगर कोई मैग्नीट्यूड बड़ा हो तो मैथमेटिकली छोटा होगा। ठीक है। अब यहां तुम लोग ध्यान दोगे ना तो ये मेरा पॉजिटिव ही आएगा, दोनों ऐड हो रहा है, ये नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि अभी ये वाला पार्ट एम से बड़ा है क्या, कैसे, ये एम है और ये रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी जीरो होता तो ये एम होता, कुछ ऐड हो रहा है तो ये एम से ज्यादा होगा। अच्छा ये बार बड़ा है, ये माइनस के साथ आ रहा है तो ये नेगेटिव ही होगा, और ये जीरो। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अच्छा प्लस माइनस दोनों आए तो मैथमेटिकली मैक्सिमम क्या होता है, जो प्लस में सबसे ज्यादा हो मैथमेटिकली मैक्सिमम, जो कि ये हो गया। जो माइनस में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड एक ही है वो मैथमेटिकली मिनिमम होगा। तो इतना माइनस इतना जब डिवाइड बाई 2 करोगे तो टाउमेक्स आएगा क्या, और तुम लोग करके देख लेना, मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं। जब तुम लोग वो करोगे ना तो यहां जो टाउमेक्स आएगा, क्या बताना चाह रहा हूं, टाउमेक्स आएगा, वो आएगा 16 अपॉन पाई डी क्यूब रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और यही मेरा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल था क्या। तो ये तो फॉर्मूला चलो डायरेक्ट भी याद रखते हैं, बट डायरेक्ट याद रखो, ये याद रखो ना रखो, बट यहाँ टाउमेक्स आर के बराबर, आर का तो फॉर्मूला पता ही है ना, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल होता है, वो ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल का फॉर्मूला पता है, बट कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा टाउमेक्स रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर नहीं ले लेना। ट्रिक क्या है, ये तो फॉर्मूला चलो डायरेक्ट याद रखना तो रख लो, बट एक इंपॉर्टेंट यहां मैं ट्रिक बताने वाला हूं, क्या है वो, कि जब भी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में, लाइक दिस इज प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में टाउमेक्स आर के बराबर होगा, नहीं, हर प्लेन स्ट्रेस में टाउमेक्स आर के बराबर होगा तो फिर वो जनरल तरीका क्यों बताया था, नहीं। प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में अगर सिग्मा एक्स एक्स और वाई वाई में एटलीस्ट एक वैल्यू जीरो है, जैसे अभी सिग्मा वाई वाई जीरो था, ठीक है, तो आउट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स एंड सिग्मा वाई वाई एटलीस्ट वन वैल्यू इज जीरो, चाहे कोई भी जीरो हो, एटलीस्ट वन इज जीरो, वन वैल्यू इज जीरो, उस केस में ध्यान रख सकते हो कि जो ओवरऑल टाउमेक्स है वो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर होगा, जिसको मैं आर से के लिए कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन के लिए नहीं, कोई भी केस आ गया जिसमें प्लेन स्ट्रेस है और इन दोनों में कोई एक जीरो है, एटलीस्ट एक वैल्यू जीरो है, तो टाउमेक्स आर का, फिर आर का जो फॉर्मूला लगा देना वही टाउमेक्स होगा। बट अगर दोनों आ रहा है तो मेरे को नहीं पता, दोनों आ रहा है तो हो सकता है टाउमेक्स आर के बराबर भी हो, उससे ज्यादा भी हो, तो फिर प्रॉपर तरीका से निकालना प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल के। बट अगर इन दोनों में कोई एटलीस्ट एक वैल्यू जीरो है तो सीधा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ ये फॉर्मूला याद रखो, रखो, वैसे तो याद रखना है कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन में, बट ये भूल भी गए, मान लो या प्रॉपर डेरिवेशन कर रहे हो, ज्यादा मार्क का यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया है तो यहाँ तक पहुंच कर, मान लो ट्रेस्कास थ्योरी ऑफ फेलियर से सॉल्व करने बोला है, तो उस समय फिर पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस मत निकालना, सिंपल ही देखना प्लेन स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स और वाई वाई में कोई एक जीरो है, तो टाउमेक्स को सीधा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल के बराबर ले लेना, और रेडियस ऑफ मोहर सर्कल का फॉर्मूला तो पढ़ी हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक समरी बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं क्या, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन में अगर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका डायमीटर डी है, अगर याद रखना चाहो, ठीक है, और जो भी क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन है उसका बेंडिंग मोमेंट एम है क्रिटिकल सेक्शन का, और टॉर्सन मोमेंट टी है, ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकालने का फॉर्मूला होता है 16 अपॉन पाई डी क्यूब इन ब्रैकेट एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर, अगर याद रखना है प्लस टी स्क्वायर, और यही ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एंड थर्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3, तीनों निकल गया तो जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उसे हो जाएगा। ये डायरेक्ट रखो या प्रॉपर डेरिवेशन करो, तुम लोग के ऊपर है, ठीक है। अच्छा यहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 16 अपॉन पाई डी क्यूब रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो प्रॉपर स्ट्रेंथ और मटेरियल के हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस निकाल के ये ड्रॉ कर लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, बस यहाँ अगर टाउमेक्स निकाल रहे हो तो चूंकि सिग्मा एक्स और वाई वाई में कोई एक जीरो है तो टाउमेक्स सीधा रेडियस के मोहर सर्कल के बराबर ले लेना, और ये याद रखना है तो रख लेना। अच्छा अगर ये याद तो खैर रखना ही है, अगर ये याद रखे हो तो दूसरा यही सेम क्वेश्चन मेरे को होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए आ सकता है क्या, यस।
अब होलो के लिए मैं सीधा अगर फॉर्मूला याद रख रहे हो, बाकी प्रॉपर डेरिवेशन करोगे तो सेम तरीका है, ठीक है, याद रखो। तो एक जो अंतर आएगा इस छोटा सा वो बता दे रहा हूँ। मान लो ये होलो सर्कुलर शाफ्ट है, इसका डायमीटर डी नॉट है। अगर याद रख रहे हो, याद नहीं रखे हो तो प्रॉपर सॉल्व करते जाना। आउटर डायमीटर सॉरी डी नॉट है, इनर डायमीटर डी आई। होलो सर्कुलर में ना मैं इनर और आउटर डायमीटर के रेशियो को जनरली के से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या अंतर आएगा ना, अंदर का ये पूरा पार्ट सेम रहेगा, बस यहाँ जो 16/πd³ बाहर में दिख रहा है ना, इंपॉर्टेंट जो d³ दिख रहा है ना, इस फॉर्मूले में ना उस d³ की जगह आ जाएगा, याद रखना, d0³ डी नॉट आउटर डायमीटर है, इन ब्रैकेट 1 - k⁴, जहां k di/d0 है। ये वैसी जैसे इसका डेरिवेशन किया वैसे इसका डेरिवेशन से आया है ना, उसमें नहीं जा रहा हूं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस जैसे σ1 यही सिग्मा मैक्स होगा, एक अलग चीज है। बाकी ये क्या हो जाएगा 16/πd0³ इन ब्रैकेट 1 - k⁴, k इज डी है, बाकी वही m प्लस √m² प्लस t²। जैसे ये हो गया, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस σ2 क्या होगा 16/πd³ सॉरी d0³ इन ब्रैकेट 1 - k⁴ m माइनस √m² प्लस t²। प्रिंसिपल स्ट्रेस σ3 कितना हो गया 0, और टाउ मैक्स क्या हो गया 16/πd0³ इन ब्रैकेट 1 - k⁴ √m² प्लस t²। ये कुछ वैसे ही है ना, जैसे केवल टॉर्सन मोमेंट आता तो क्या मैक्सिमम टॉर्सन स्ट्रेस क्या होता है 16T/πd³, ठीक है, सॉलिड में। और होलो में क्या होता है 16T/πd0³ इन ब्रैकेट 1 - k⁴। ये तो डायरेक्ट याद भी रखते हैं ना हम लोग, 100 में पढ़े हैं। तो क्या अंतर दिखा, d³ की जगह d0³ इन ब्रैकेट 1 - k⁴, वही अंतर यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक दो फॉर्मूला है, ये अगेन स्ट्रेंथोमेटर में पढ़ते होगे तुम लोग, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, ये एक कभी अगर पूछ लिया तो। बाकी हाँ, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते समय तो डायरेक्ट तरीका फॉर्मूला बता दिया, वो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट ये क्या होता है, क्या होगा ना, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन का केस, और मान लो क्रिटिकल सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट m है, टॉर्सन मोमेंट t है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, इस कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन को, उसका डायमीटर d है, तो यहाँ इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं, और उस इक्विवेलेंट डायग्राम में केवल बेंडिंग मोमेंट लगा रहा हूं, और इस केवल जो बेंडिंग मोमेंट लगा रहा हूं उसको m इक्विवेलेंट बोलेंगे। बट कब इस बेंडिंग मोमेंट को m इक्विवेलेंट बोले, तो मैं क्या करूं, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट क्या है कि अगर मैं खाली बेंडिंग मोमेंट कंसीडर करूं, उस बेंडिंग मोमेंट को m इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, और उसके कोरिस्पोंडिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है me के कोरिस्पोंडिंग, अगर वो एक्चुअल क्वेश्चन ये है क्या, उसके मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर हो, तब जो m इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू me की वैल्यू आएगी, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। मींस व्हाट इज द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इट इज द बेंडिंग मोमेंट दैट अलोन प्रोड्यूसेस maximum normal stress equal to the maximum normal stress produced under combined bending and torsion, ठीक है। इसका फायदा क्या है ना, तुम लोग को अगर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है इस क्वेश्चन में, तो तुम लोग प्रॉपर फॉर्मूला यूज करो, वो तो अच्छी बात है। उसकी जगह ये भी कर सकते हो कि me निकाल लो, और me के कोरिस्पोंडिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आता है वो निकालो, और केवल जब me आ रहा है तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, क्योंकि उसके अलावा और कुछ नहीं रहा है। तो me के कोरिस्पोंडिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा वो एक्चुअल क्वेश्चन का ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो उसके लिए me का एक्सप्रेशन क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन क्या आता है 16/πd³ m प्लस √m² प्लस t²। अच्छा, केवल अगर बेंडिंग मोमेंट लगे तो उसके मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सर्कुलर के लिए ये आएगा ना 32m/πd³, ये डायरेक्ट याद रखते हो, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये होगा 32, बस यहाँ m की जगह me है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा 32me/πd³। और मैं क्या हो रहा, अगर ये me इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट तभी होगा जब इसके कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एक्चुअल क्वेश्चन के सिग्मा मैक्स के बराबर हो। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, और अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे तो me का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, हाफ चेक कर सकते हो, m प्लस √m² प्लस t²। कई बार इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट पूछ लेगा तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, me के कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस एक्चुअल क्वेश्चन का सिग्मा मैक्स के बराबर होगा। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो, जब भी सिग्मा मैक्स निकालना है एक्चुअल फॉर्मूला यूज करो, या प्रॉपर सॉम के अनुसार डिराइव करो, या me निकालो और me के कोरिस्पोंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालो, वो एक्चुअल क्वेश्चन का सिग्मा मैक्स के बराबर होगा। अच्छा, ये हो गया। me का यूज मैं केवल और केवल ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए करूंगा। क्या है, इसके कोरिस्पोंडिंग जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है वो एक्चुअल क्वेश्चन के सिग्मा मैक्स के बराबर, ठीक है। वैसे अगर हम लोग इक्विवेलेंट टॉर्सन मोमेंट का बात करें, इसको मैं TE से डिनोट करूंगा, तो क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन में कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन का क्वेश्चन है, और क्रिटिकल सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट m, टॉर्सन मोमेंट t है, ठीक है, अच्छी बात है।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक इक्विवेलेंट टॉर्सन मोमेंट से रिप्लेस कर रहा हूं, और यहां केवल मान के चल रहा हूं कि केवल टॉर्सन मोमेंट आ रहा है, बट ये टी, इस इक्विवेलेंट टॉर्सन मोमेंट को टी से डिनोट कर रहा हूं। बट इस टी की वैल्यू ऐसे लेनी है कि इसके कोरस्पोंडिंग जो मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस है वो एक्चुअल क्वेश्चन के ओवरऑल टाउ मैक्स के बराबर हो। फिर उसका फायदा क्या है, टी निकाल के उसके कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम टॉर्सन शियर निकालो, वो एक्चुअल क्वेश्चन का टाउ मैक्स दे देगा। मींस व्हाट इज इक्विवेलेंट टॉर्सन मोमेंट? इट इज द ट्विस्टिंग मोमेंट that alone produces maximum shear stress equal to the maximum shear stress produced under combined bending and torsion। तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए इसके लिए टाउ मैक्स का जो एक्सप्रेशन डिराइव किया वो निकालो, यूज करो, और इसके लिए टी के कोरस्पोंडिंग टाउ मैक्स निकालो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो जो टी का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट टॉर्सन मोमेंट। ठीक है, जैसे कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन में अभी निकाले, टाउ मैक्स का एक्सप्रेशन क्या आया, 16/πd³ √/m² + t²। अच्छा, अगर केवल टॉर्सन मोमेंट टी ही आता तो इसके कोरस्पोंडिंग टाउ मैक्स क्या होता है? पहले इसके कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस होता है 16te/πd³, और वही टाउ मैक्स हो जाता क्योंकि यहाँ टी के अलावा और कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके कोरस्पोंडिंग टाउ मैक्स कितना होता है? 16te/πd³। दोनों को इक्वेट कर दो, तो जो टी का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट टॉर्सन मोमेंट। वो कितना आ रहा है? √/m² + t। और उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि टी के कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम टॉर्सन शियर निकालो, वो एक्चुअल क्वेश्चन का ओवरऑल टाउ मैक्स होगा। तो ओवरऑल टाउ मैक्स निकालने के लिए भी कर सकते हो, टी के कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम शियर निकालो, वो टी निकाल के और उसको ओवरऑल क्वेश्चन का टाउ मैक्स होगा। ठीक है, बाकी डिजाइन का क्वेश्चन आता है तो क्यों मैं एम ए टी फलाना ठिकाना निकालूं। ठीक है, या तो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये यूज कर लो, या प्रॉपर क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन निकाल के ड्रॉ कर लो, ये डिराइव कर लो। ठीक है, क्योंकि ये तो एकदम स्ट्रेंथ और मॉडल के हिसाब से करोगे तो कुछ भी याद नहीं रखना है, ये निकाल लो फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लो फॉर्मूला यूज करके, और ये डायरेक्ट याद तो रखना ही है। अब यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम लोग जजमेंट लेना कि मेरे को प्रॉपर डिराइव करना चाहिए कि क्या। तो मैं अभी एक क्वेश्चन कराना उसको मैं डायरेक्ट प्रॉपर तरीके से ही करा लेता हूँ, फिर उसको फॉर्मूला भी यूज करके देखेंगे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट मेड ऑफ स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, यील्ड में टेंसाइल कंप्रेसिव शियर नहीं बोला है तो हमेशा यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ लेके चलोगे। कितना है? 500 मेगापास्कल इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड कंसिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर एंड टॉर्सन मोमेंट ऑफ 30 किलो न्यूटन मीटर। क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल शाफ्ट है जिसका यंग टेंसाइल स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेंथ यानी कितना है 500 SYT दिया हुआ है 500 मेगापास्कल। इसमें बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 20 किलो न्यूटन एंड टॉर्सन मोमेंट 30, पूरे में सेम है। तो मान लो मैं बेंडिंग मोमेंट को M बोलूं, टॉर्सन मोमेंट को T बोलूं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट कितना है 20 किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन mm में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलो न्यूटन 10⁻³ न्यूटन, 1 मीटर 10⁻³ mm, तो 20 × 10⁻⁶ क्या हो जाएगा न्यूटन mm। और टॉर्सन मोमेंट T कितना है 30 किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन mm में कितना होगा 30 × 10⁻⁶ न्यूटन mm, ये आएगा। हाँ सर, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 2। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। सपोज शाफ्ट के डायमीटर को D बोलूं तो मेरे को इसका क्या निकालना है, डायमीटर। ठीक है, 3 थ्योरी ऑफ फेलियर अलग अलग पूछा है। पहला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर से, इसके लिए मेरे को ओवरऑल टाउ मैक्स निकालना पड़ेगा। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर से। ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर से, इसके लिए ओवरऑल सिग्मा मैक्स निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना तो भी कर सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर से। एंड थर्ड डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, इसके लिए मेरे को क्रिटिकल पॉइंट का सारा प्रिंसिपल स्ट्रेस चाहिए, डिस्टॉर्शन एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज करना है तो पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना ही पड़ेगा। अब वो क्या करो, क्रिटिकल सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन मोमेंट पता कर लो, वो तो खैर दिया ही है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो डिराइव कराया, या प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से कर लो। तो अभी मैं प्रॉपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के हिसाब से कर रहा हूं, बट मैं चेक भी करा लूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो सेम आंसर आता। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब एकदम प्रॉपर पहले तो क्रिटिकल सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन मोमेंट पता करो। बेंडिंग के हिसाब से अगर डायमीटर सेम है तो सेक्शन क्रिटिकल का जहां का बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा, बट बेंडिंग मोमेंट अभी हर एक सेक्शन का सेम है और वो M के बराबर, तो इसके हिसाब से किसी भी सेक्शन को ले सकते हो। टॉर्सन के हिसाब से वो क्रिटिकल होगा जहां का टॉर्सन मोमेंट सबसे ज्यादा है, पर अभी भी टॉर्सन मोमेंट हर एक सेक्शन का सेम है तो किसी को भी क्रिटिकल ले सकते हो। तो मान लो इसको ले लिया, और इस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन का जो बेंडिंग मोमेंट है वो किसके बराबर है, M के बराबर है। M की वैल्यू नीचे लिखी हुई है, और इस क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन का जो टॉर्सन मोमेंट है वो T के बराबर। और जैसे ही आ गया तो अब क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस पता करो। हाँ, अच्छा अब क्रिटिकल पॉइंट का जब स्ट्रेस पता करोगे
तो क्रिटिकल पॉइंट पे बेंडिंग के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है। यस, पूरा एक बार सॉम के अनुसार चल रहे हैं। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट m, उसको मैं सिग्मा बी एम से, और वो कितना आएगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट ना। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो बेंडिंग मोमेंट के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है 32m/πd³ डायरेक्ट यूज करो। m/i इंटू वाई मैक्स आई π/64 d⁴ वाई मैक्स d/2, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही होगा 32m/πd³। डायमीटर अननोन है तो अपने आप उसके टर्म में निकलते जाएगा। m कितना है न्यूटन mm में ना, 20 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई πd³। कितना रहा अभी कैलकुलेशन तुम लोग का काम है ना, 32 इंटू 20 डिवाइड बाई पाई। इज इट कमिंग 203.7183 इंटू 10⁶ अपॉन d³। अगर ये दिखाना चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पर आएगा, टॉप और बॉटम में, जहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो मान लो टॉप पॉइंट को P बोला, बॉटम को Q बोला, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा P एंड Q पे। एक पे उसका नेचर टेंसाइल, एक पे कंप्रेसिव। अभी जो डायरेक्शन या उस हिसाब से क्या P पे कंप्रेसिव एकदम एग्जैक्ट अगर दिखाना चाहो और Q पे टेंसाइल होगा, ठीक है। बाकी इतना भी डिटेल में जरूरत नहीं है। यस, अगला क्रिटिकल जो पॉइंट होगा इस सेक्शन पे, वहां पर टॉर्सन के मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस आएगा क्या, तो भी निकाल लो। ये ओवरऑल टॉमेक्स नहीं है, ये टॉर्सन के कारण मैक्सिमम शियर है। तो मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सोमेंट टी, उसको मैं टाउ टीएम से डिनोट कर दे रहा हूँ। और वो कितना आएगा, तो टॉर्सन मैक्सिमम टॉर्सन शियर स्ट्रेस कितना होता है सॉलिड सर्कुलर के लिए 16T/πd³ या 16T। टी कितना है न्यूटन mm में, 30 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई πd³। कितना आ रहा है ये 16 इंटू 30 डिवाइड बाई पाई। यू कैन चेक कैलकुलेशन, इट इज कमिंग 152.7887 इंटू 10⁶ अपॉन d³। डी अननोन है तो अपने आप उसके टर्म में आते जाए। या गया। अच्छा, ये मैक्सिमम टॉर्सन स्ट्रेस कहाँ पर आएगा, इस पूरे आउटर लेयर पे आएगा। आउटर लेयर का क्योंकि यहाँ का सेंट्रॉइड से रेडियल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। यस यस, ये पूरे आउटर लेयर, ठीक है। अब अगर ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट का स्ट्रेस कंडीशन दिखाना चाहो तो स्ट्रेस एट क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, तो ध्यान देना। और वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन बेंडिंग के हिसाब से टॉप और बॉटम लेना है P और Q। टॉर्सन के हिसाब से आउटर लेयर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उसमें P और Q भी आ गया। तो दोनों में कॉमन P और Q है क्या, तो ओवरऑल अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट पता करूं तो वो इस डायग्राम में कौन सा है P और Q। और उसको तोड़ के जूम करके इसका अलग से डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। P और Q में किसी को भी ले सकते हो, तो जब मेरे पास ऑप्शन है किसी को भी ले लेता हूँ तो मैं जनरली वो ले लेता हूँ जिसपे बेंडिंग स्ट्रेस टेंसाइल दिखे। मतलब मैं एक तरह से इस डायग्राम के अनुसार Q को ले लिया। तो यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस ड्रॉ कर दो और क्रिटिकल पॉइंट में मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है एज ए टेंसाइल, तो ये सिग्मा BM कितनी है उसकी वैल्यू 203.7183 203.7183 इंटू 10⁶ अपॉन d³। टॉर्शन मैक्सिमम टॉर्शन शियर आ रहा है टाउ टीएम। एलोंग ड्रॉ कर दो, एलोंग में जो एरो लेना है, इधर ऊपर ले लिया तो इधर नीचे, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो पर शियर अब अकेला कभी नहीं आता ना, उसके परपेंडिकुलर प्लेन पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा टाउ टीएम। और इसकी वैल्यू कितनी है 152.7887 इंटू 10⁶ अपॉन d³। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस टाउ मैक्स जो निकालना है, फॉर्मूले के लिए एक बार के लिए इसको एज ए सिग्मा XX, इसको टाउ XY और सिग्मा YY 0 है और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। चूंकि मेरे को डिस्टॉर्शन एनर्जी यूज करना है ना, तो मेरे को सारे ही प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने पड़ेंगे, तो मैं एक एक करके निकालते जाता हूँ, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 क्या होगा, ये 16 अपॉन सिग्मा, पहले क्या करता हूँ, पहले रेडियस ऑफ मोहर सर्कल निकाल लेता हूँ ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए कैलकुलेशन भी आसान पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, तो क्या होगा रेडियस ऑफ मोहर सर्कल स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा XX विच इज सिग्मा BM माइनस सिग्मा YY 0 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ XY टाउ TM है क्या उसका स्क्वायर। अच्छा, इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ मोहर सर्कल ही टाउ मैक्स होगा, ये इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि मेरे को शियर स्ट्रेस से भी पूछा है ना, पहले तो डायमीटर शियर स्ट्रेस से ही पूछा है, तो उसके लिए मेरा ऑब्जेक्टिव कल टाउ मैक्स निकालना था।
तो मान लो केवल शियर स्ट्रेस से पूछा तो क्यों मैं बाकी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालूंगा, यहाँ रेडियस ऑफ मोर सर्कल के बराबर ही टाउ मैक्स होगा। क्यों? क्योंकि प्लेन स्ट्रेस है और इसमें सिग्मा एक्सेस और वाई वाई में एक जीरो है, और एक जीरो है तो टाउ मैक्स हमेशा आर के बराबर होगा। अब ये निकालो। अच्छा, अब जब ये पुट करूंगा ना, तो इन दोनों टर्म में देखोगे ना, तो 10⁻6 अपॉन डी क्यूब कॉमन है, और जब मैं पुट करूंगा तो 10⁻6 अपॉन डी क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ भी वो आएगा, तो उसको बाहर ले लोगे, रूट के बाहर लोगे, तो 10⁻6 अपॉन डी क्यूब बाहर आ जाएगा। तो उसके अलावा पुट करो, तो उसके अलावा इसमें कितना है, 203.7183, 203.7183 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस टाउ टी एम में कितना है, 152.7887 का स्क्वायर। ये आएगा ओवरऑल टॉमेक्स भी आ गया, और रेडियस ऑफ मोर सर्कल भी प्रिंसिपल स्ट्रेस कैलकुलेशन पे कितना आ रहा है, ये 203.7183 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 152.7887 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट, इट इज कमिंग 184.746 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यूब। आ गया। अच्छा, डायट भी फॉर्मूला यूज करते तो ये आता, डायट फॉर्मूला क्या आता था, 16 अपॉन पाई डी क्यूब रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। करके देख लो, एम कितना है 20 इंटू 10⁶, और मैं पुट कर रहा हूँ ना, प्लस टी कितना है 30 इंटू 10⁶, यह सेव आ रहा है। यस, सेम आ रहा है, तुम लोग करके देख लेना ना। ठीक है, 184 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे होगा, वो एक्यूरेसी के कारण होगा, एक मतलब जो पॉइंट के कितने डेसिमल प्लेस तक ले रहे हो ना, तो वो उतना वेरिएशन से कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, ये है 183.6292 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यू, और डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख रहे हो तो यही से मान, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले तो रेडियस ऑफ मोर सर्कल निकल गया, तो निकल जाएगा, क्या होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1,2 क्या होगा 16, सॉरी डायरेक्ट नहीं यूज कर रहा हूँ अभी, और सिग्मा 1 ही यहाँ सिग्मा मैक्स होगा ना, फिर भी क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स विच इज सिग्मा बी एम प्लस सिग्मा वाई वाई 0 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस आर, प्लस लोगे तो सिग्मा 1, माइनस लोगे तो सिग्मा 2, क्या होगा सिग्मा 1,2, सिग्मा बी एम कितना है 203.713 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यूब, उसका आधा कर दोगे। अच्छा, आर वाले टर्म में भी 10⁶ अपॉन डी क्यूब आ रहा है, इसमें भी 10⁶ अपॉन डी क्यूब है, तो उसको बाहर ले लेता हूँ ना, तो उसके अलावा पुट करो, तो उसके अलावा सिग्मा बी एम में कितना है 203.7183 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आर, आर में इसके अलावा क्या है 183.6292, आ जाएगा, प्लस लोगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 कितना आ रहा है, वो 203.7183 डिवाइड बाई 2 प्लस 183.6292, इज इट कमिंग 285.4883 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यू। आ गया, माइनस लोगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 कितना आएगा 203.7183 डिवाइड बाई 2 माइनस 183.6292, इट इज कमिंग माइनस 81.77 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यूब, और प्लेन स्ट्रेस है तो सिग्मा 3 0। अच्छा, यहाँ सिग्मा 1 ही सिग्मा मैक्स होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करोगे तो यही आएगा। जैसे सिग्मा 1 क्या होता है 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, करके भी देख सकते हो, रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो, ठीक है। यस, सेम ही आ रहा है, ठीक है। यस, वैसे सिग्मा 2 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम माइनस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एम 20 इंटू 10⁶ न्यूटन में टी 30 इंटू 10⁶ न्यूटन में पुट करना, यही आएगा, एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 इज 0, ठीक है। अब जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर देखना, अननोन डायमीटर है तो सब चीज डायमीटर के टर्म में निकल गया, तब जो भी थ्योरी ऑफ फेलियर बोला उससे डिजाइन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मेरे को किससे पूछ रहा है, सेफ डायमीटर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर, शियर
स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर को मैं शॉर्ट में 2F, यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर टाउ मैक्स होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट का पहले ओवरऑल टाउ मैक्स निकालो, निकाल चुका हूँ, ये है, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा इसके हिसाब से क्राइटेरिया ऑफ टाउ मैक्स, तो एक्चुअल केस में क्रिटिकल पॉइंट का मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के टाउ मैक्स से कम होना चाहिए। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ SYT है तो टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का टाउ मैक्स 0.5 SYT होगा। डिजाइन कर रहे हो तो SYT को SYT अपॉन FS से उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन, यही था, ठीक है। टाउ मैक्स कितना आया 183.6292 इंटू 10⁻6 अपॉन डी क्यूब, दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन इंटू टेंसाइल स्ट्रेंथ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 500 मेगा पास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के साथ डिजाइन करना है, तो 500 अपॉन 2, तो यहाँ से सेफ डायमीटर आ जाएगा इसके हिसाब से कितना आएगा 183.6292 इंटू 10⁻6 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 500, कुछ कैलकुलेशन चेक कर लेना, 10 क्यूबिक रूट, इज इट कमिंग 113.678 mm, तो शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से ये सेफ डायमीटर आ गया। यस करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड सेफ डायमीटर पूछ रहा है किसके हिसाब से, रैंकाइंस थ्योरी या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के, तो अगर मैं निकालूं H पर नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर, तो इसके हिसाब से क्राइटेरिया ऑफ फेलियर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा, तो क्या होता है डिजाइन इक्वेशन, एक्चुअल कंडीशन में क्रिटिकल पॉइंट का सिग्मा मैक्स नॉर्मल एक्शन नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय के मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस और टेंसाइल टेस्ट के फेलियर के समय का मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस SYT होता है या तो इसके बराबर या इससे कम, डिजाइन कर रहे हो तो SYT को SYT अपॉन FS से रिप्लेस करोगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय इक्वल टू साइन, और ये ओवरऑल मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है क्या सिग्मा 1 है, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड यही है, और ये कितना है 285.4883 285.4883 इंटू 10⁻6 अपॉन डी क्यूब इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेंथ 500 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, तो यहाँ से आ जाएगा क्या सेफ डायमीटर, कैलकुलेशन तुम लोग का काम है कर लेना, कितना आएगा 285.483 सॉरी इंटू 10⁻6 इंटू 2 डिवाइड बाई 500 देन क्यूबिक रूट, इज इट कमिंग 104.524 mm, यस, तो नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेलियर के हिसाब से ये सेफ डायमीटर हो गया। अच्छा थर्ड किससे पूछा है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर, यस, यहाँ क्राइटेरिया ऑफ फेलियर डिस्टॉर्शन एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम होगा। अच्छा अभी ये हो गया डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, इसके हिसाब से अगर मेरा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, अभी प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है क्योंकि सिग्मा 3 0 है, तो इसके हिसाब से हम लोग डिजाइन इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखते हैं, प्लेन स्ट्रेस के लिए उसको सीधा यूज कर सकते हो, क्या होता है √σ1² प्लस σ2² माइनस σ1 σ2 इक्वल टू, ये एक्चुअल में SYT या उससे कम होना चाहिए, डिजाइन कर रहे हो तो SYT को SYT अपॉन FS से, बट ये इक्वेशन तब वैलिड है जब सिग्मा 3 0 है, चूंकि अभी सिग्मा 3 0 है तो मैं ये डायरेक्ट यूज कर दिया, अगर ये डायरेक्ट नहीं है प्रॉपर यूज कर फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो भी यूज कर लो, और उसमें सिग्मा 3 0 पुट करोगे तो यही आएगा, अब कर लो। अच्छा अब मैं जब पुट करूंगा तो ध्यान देना σ1 σ2 दोनों में ये 10⁻6 अपॉन डी क्यूब कॉमन है, तो जहां आप पुट करोगे ना तो हर एक टर्म में 10⁻6 अपॉन डी क्यूब के स्क्वायर आएगा, तो वो कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, और रूट के बाहर लोगे तो रूट के बाहर 10⁻6 अपॉन डी क्यूब आएगा क्या, तो उसके अलावा पुट करो, तो उसके अलावा σ1 में कितना आ रहा है 285.4883, तो 285.4883 का स्क्वायर प्लस σ2 में कितना है -81.77, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 81.77 का स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट σ1 σ1 285.4883 σ2 -81.77, यह आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू SYT 500 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, कितना आएगा ये सिंपली माइनस के स्क्वायर प्लस होगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा ना, 285.4883 का स्क्वायर 0.77 का स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ रहा है 333.9675 इंटू 10⁻6 अपॉन डी क्यूब इक्वल टू 500, तो इसके हिसाब से सेफ डायमीटर कितना आएगा, यार है 110.134 mm, तो दिस इज सेफ डायमीटर एज पर डिस्टॉर्शन, ठीक है ये हो गया, बाकी जिससे पूछा, और चाहे तो तुम लोग ये प्रिंसिपल स्ट्रेस में किया डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते थे,
सिग्मा 1 16 अपॉन पाई डी क्यूब एम प्लस रूट और एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, बीच में माइनस ले लोगे तो सिग्मा 2 सिग्मा 3 0, टाउ मैक्स सीधा रूट 16 अपॉन पाई डी क्यूब रूट और एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, बट मैं प्रॉपर सॉम के हिसाब से ही कर दिया, मान लो ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन आया तो, बाकी तुम लोग को जैसे करना है वैसे करना। ठीक है, तो ये हम लोग का कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन स्टैटिक लोड के केस में, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन भी देख लिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू।